हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो। 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 बेटा आवाज नहीं आई आप लोगों को? हेलो।
हेलो बेटा, आप लोगों को आवाज नहीं आई क्या? आ रही है सर। हाँ, तो बोल क्यों नहीं रहे हैं आप लोग? सब आ गए, चलें स्टार्ट करें। चलिए, तो मैं आपको एक फाइल से कल मैंने जो कहाँ तक करा दिया था आपको, ये बताइए जरा जल्दी से। और आपने 3 क्वेश्चंस कराए थे। तीन, हम तीन कैटेगरी में क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक तो एनालिटिक फंक्शन चेक कर सकते हैं, दूसरा अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ऐसे केस में जब फंक्शन एनालिटिक हो। तीसरा हमने कराया था हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, सीआर इक्वेशंस दोनों ही कैटेगरी में बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप पूरी तरह से उनको याद रखिएगा। अभी मैं आपको आगे कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट इनके बहुत जरूरी है, क्वेश्चन इनके बहुत जरूरी नहीं है। तो पहला है हमारा, आपको दिख रहा है सबको? हेलो, जी सर। हाँ दिख रहा है बेटा सबको? पहली थ्योरम है कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम, है ना। ऊपर कुछ नहीं है बेटा, ये ब्लैंक है, इसको कुछ मानिएगा मत, ये कुछ है ही नहीं। इंटीग्रल ऐसे लिखा जाता है, अब मेरे पास सिंबल नहीं था तो मैंने ऐसे लिख दिया ना। ये कुछ नहीं है, ये हट भी नहीं रहा मुझसे यहाँ से, तो कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने दीजिए। पीडीएफ बनाएंगे तो ये आएगा भी नहीं, है ना। तो ये है आपका, आप चाहे तो मैं पीडीएफ में डिस्प्ले करूँ इसको या ऐसे ही रहने दूँ? हेलो, ऐसे ही रहने दो सर, ऐसे ही ठीक है। अच्छा ठीक है। तो ये है, इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन एंड एफ डैश जेड इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट विद इन, विद इन का मतलब होता है अंदर, एंड ऑन ए सिंपल क्लोज कर्व। कोई कोई भी क्लोज कर्व है, तो क्लोज कर्व में दो चीजें होती है, एक तो उसकी बाउंड्री सरकमफ्रेंस और दूसरा उसके अंदर की बात। तो विद इन का मतलब होता है उसके अंदर वाला रीजन, और ऑन का मतलब होता है उसकी बाउंड्री पे, है ना। ऑन एक सिंपल क्लोज कर्व सी, देन एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। उस इंटीग्रल में अगर उस कॉन्टूर इंटीग्रेशन को निकालें तो वैल्यू जीरो आती है। ये कॉची इंटीग्रल थ्योरम है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। बेसिकली सारे बाकी सारी थ्योरम्स के लिए यही जिम्मेदार है, इसी को हम यूटिलाइज करते हैं जिससे आगे जितना भी पढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट आ जाता है, इसलिए इसका क्वेश्चन बहुत बनता है कि सपोज कोई एनालिटिक फंक्शन है आपके पास, अगर उसका हम किसी भी रीजन में किसी भी क्लोज कर्व में और उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। ठीक है, हेलो, यस सर। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमसे समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम आती है मुझे बताइए। सर आवाज बहुत कम कम आ रही है आपकी। मेरी आवाज? अच्छा, यस सर। और बढ़ा देता हूँ मैं अपनी आवाज, वैसे तो बहुत ज्यादा है लेकिन ये अभी ठीक है। ठीक है। हाँ चलिए, तो ये पहली थ्योरम को आप ठीक से समझ लीजिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ। आप समझ लीजिए आराम से, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमें पूछना है। ठीक है, अभी इसका एक दो, इसे समझाने के लिए एक दो क्वेश्चन ले लेंगे तो जिससे ओके आपकी ओके। आपकी समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। दूसरा है इसमें कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला का स्टेटमेंट ये दे रखा है, यहाँ उल्टा होगा बेटा। हमें बेसिकली तो ये होता है कि इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन ए क्लोज कर्व सी एंड ए इज अ पॉइंट विद इन द सी, देन एफ ए की वैल्यू कितनी आ जाती है? इतनी वैल्यू आ जाती है। लेकिन क्वेश्चन जब आते हैं न्यूमेरिकल तो ये उल्टा होता है, हमें इंटीग्रल दे रखा होगा, इसको इंटीग्रल को से हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग उल्टा करते हैं। इसको नोट कर लीजिए सबको, फिर मैं बताता हूँ एक एक करके क्वेश्चन सब है। ठीक है, हेलो, यस सर। हाँ, तो इन सब का मैं क्वेश्चन बताता हूँ, इनको नोट करते जाइए। पहले इनको नोट कर लेना। कर लीजिए आराम से कर लीजिए बेटा।
सर इसका मतलब क्या है ये क्लोज्ड पॉइंटर? ये पॉइंटर में फैक्टोरियल है बेटा, इसका मतलब होता है एन फैक्टोरियल। ये लगाया ना बेटा, मैंने ऊपर लगाया है, इट इज एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल का एक दो तरीके सिंबल होते हैं, तो कोई सा सिंबल लगा सकते, ये भी लगा सकते हैं, कई बार देखा होगा आपने एन फैक्टोरियल। ऐसा देखा नहीं देखा, ये बताओ पहले। ये देखा सर, मैं इसकी बोल रहा हूँ सर, ये क्लोज्ड पॉइंटर। कांटूर, कांटूर बोलते हैं जो हमारा जो कर्व है ना, हमारे कॉम्प्लेक्स की भाषा में जब हम कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं तो कोई भी एक कर्व, कर्व मींस सर्कल हो सकता है, ट्रायंगल, या मतलब कोई भी स्क्वायर हो सकता है। तो स्क्वायर की जो कर्व है, वो जो जो बाउंड्री जिसे बोलते हो आप, सरकमफ्रेंस, वो किसी रीजन को क्लोज करता है। तो जो कर्व है, दैट कर्व इज कॉल्ड कंटूर। ओके सर। ठीक है। अब और डी जो रीजन, जो बाउंडेड हो रीजन होता है, उसको बोलते हैं डोमेन या रीजन, या जो भी कुछ बोल सकते हो आप, है? जितना रीजन वो क्लोज करती है, मतलब एक सर्कल है जितना उसके अंदर, मतलब प्लेन को बोलते हैं टू द, जो सर्कल, जो सरकमफ्रेंस है वो आपकी कांटूर कहलाती है, और जो रीजन बाउंड करती है वो डोमेन कहलाती है। ठीक है। ओके सर। चले बेटा आगे। यस सर। चलिए, तो अब इस पे बात आती है क्वेश्चन की। तो अब दो चार क्वेश्चन आप लिखना स्टार्ट करो, तो मैं आपको समझाना भी स्टार्ट करूँ। ठीक है, आप लिख लीजिए। क्वेश्चन उल्टा आता है बेटा, हमेशा क्वेश्चन कैसा आएगा, उल्टा आएगा। तो आप एक क्वेश्चन लिखिए, इवेल्युएट, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका ये, वन, इवेल्युएट फॉलोइंग इंटीग्रल्स। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा ये, हम इंटीग्रेशन फाइंड करने में इनका यूज करेंगे। पहला, कोई भी इंटीग्रेशन मैं दे देता हूँ आपको, यहाँ आप लिख सकते हैं, इसमें ऐसे ही खा लेता हूँ मैं, यहाँ से इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। फंक्शन में साइन जेड डी जेड, और यहाँ अब सी क्या है ये भी बताना पड़ेगा आपको। सी क्या होता है, where C, where C is any closed closed circle. C is closed curve given by, कोई एक इक्वेशन डाल देता हूँ, x square plus square is equal to, ठीक है। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, और करके मैं और ऐसे भी लिखा, एक ही बात होती है, बताइए। इन दोनों का मतलब एक ही है। कई बार हम ऐसे लिख देते हैं इसको, सी सच दैट, ऐसे भी लिख देते हैं, इसका मतलब दोनों का एक ही है। क्योंकि जेड मॉड इज इक्वल टू होता है अंडर, जेड मॉड का मतलब समझते हो, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और उसका मॉड्यूलस कितना होता है, लिखवाया था मैंने। हेलो हेलो हेलो, एक तो आवाज नहीं यस देते आप। सर। हाँ, जेड बराबर क्या होता है, फिर से बच्चे लोग क्या किया, एक्स प्लस आई वाई हो जाता हाँ मैं यहाँ सॉल्यूशन ही कर देता हूँ। है, ये एक्स वैसे स्क्वायर प्लस समझाने वाई की जरूरत स्क्वायर नहीं, हो जाएगा। हाँ समझाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं समझाता हूँ। जेड नॉट, इसका मतलब होता है सी कैसा है, सी के बारे में बता रहा है, सी कैसा है, जेड बराबर वन। जेड बराबर वन क्या है, अब आप समझ जाएंगे।
z इज इक्वल टू 1 और ये इंप्लाइज करता है बेटा अब z के प्लेस पे रखोगे आप x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई। एक्स प्लस आई वाई का मतलब समझते हो? हेलो, x प्लस आई वाई का यस सर, मतलब यस। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर है सर। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, इसका मॉडुलस का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा अरे रूट चुप में। रहो तुम, क्या बताया था आपको? अंडर द रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये हो गया इज इक्वल टू हो गया 1। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, विच इम्प्लाइज दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आया समझ में? हेलो, यस सर। हाँ, तो वो पूछ रहा है कि ये इस इंटीग्रल की वैल्यू पूछ रहा है। अब मुझे ये बताइए कि ये जो आपका फंक्शन दिया हुआ है इसमें एफ जेड इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? हियर में क्या दिया हुआ है? एफ जेड इज इक्वल टू दिया हुआ है एनजेड साइन जेड। मैंने कहीं आपको बताया था कि इसकी ये कैसा फंक्शन होता है, ये बताया था कहीं प्रूव करके? हेलो, साइन जेड कैसा फंक्शन होता है? इज एंटायर फंक्शन। एंटायर का मतलब होता है, एंटायर फंक्शन मींस का मतलब होता है एवरीवेयर, एवरीवेयर एनालिटिक, ये सभी जगह पे एनालिटिक होता है। इसका मतलब ये सर्कल के अंदर भी एनालिटिक होगा, समझ रहे हो? हेलो, यस सर। हाँ, तो इसका मतलब ये सर्कल के अंदर भी एनालिटिक होगा। अगर सर्कल के अंदर फंक्शन एनालिटिक है तो उस सर्कल के अंदर उस फंक्शन के इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो जाती है? इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ द साइन जेड इन द सर्कल सी। सी क्या है? सी सर्कल है ये। उस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। यही कॉची इंटीग्रल थ्योरम का मतलब है। देन बाई कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इज इक्वल टू 0। आया समझ में या नहीं आया? अरे जीरो कैसे होती है? अरे भाई, कॉची इंटीग्रल ये थ्योरम ये कहती है, पढ़ लो। इसलिए शुरुआत में बताया था कि अगर एफ जेड एनालिटिक है किसी क्लोज कर्व में, ओके। उस क्लोज कर्व में एफ जेड डी जेड इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होती है? 0। लिमिट नहीं लगाई है आपको। मल्टीपल इंटीग्रल में 3 तरह के केस बताए गए थे, आपको याद आ रहा हो तो। किसी क्लोज कर्व में लिमिट निकालना बताया गया था, स्ट्रिप ले लेते हैं, याद है नहीं याद है? हेलो, चलो फिर कोई याद नहीं है तो कोई बात नहीं। इसका मतलब ये होता है इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, एफ जेड का इंटीग्रेशन कहाँ? सी क्लोज कर्व में, इस रीजन में, इस रीजन में लिमिट करना है आपका। इसका मतलब ये है द इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड इन द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व सी। If fz is analytic in that region, then value of integration will be 0। और सिंपल सा सादा सा। हेलो, सर। आया समझ में? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। e टू द पावर z है, वो एंटायर फंक्शन है। अगर केवल e टू द पावर z dz देखा है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? किसी भी रीजन में क्या हो जाएगी? वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर केवल जेड स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, जेड स्क्वायर प्लस 1 भी एंटायर फंक्शन होता है। जितने भी पोलिनोमियल्स हैं, जितने भी पोलिनोमियल्स हैं वो सभी एंटायर फंक्शन होते हैं।
और जो फ्रैक्शनल पॉलिनोमियल्स है जिसमें पी जेड अपॉन क्यू जेड है, वहां देखते हैं डिनोमिनेटर कहाँ जीरो हो रहा है, उस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता। आया समझ में? यस सर। उसके लिए जब जैसे ये है, अब मैं मेरा पूरा फंक्शन क्या हो गया, ये पूरा हो गया ये मिला के, अब ये कहाँ एनालिटिक नहीं होगा, एफ जेड ओवर जेड माइनस वन पूरा एक फंक्शन है बेटा ये, अब ये कहाँ एनालिटिक नहीं हो सकता ये बताओ मुझे, कहाँ ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा, इंफिनिटी बन जाएगा, एफ जेड ओवर जेड माइनस ए कहाँ इंफिनिटी बन जाएगा, ऐसा पॉइंट जिस पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, तो जीरो कहां हो जाएगा डिनोमिनेटर, हेलो हेलो बेटा, आप फिर से ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसे कैसे बात बनेगी, आप थोड़ा ध्यान दो ना। हेलो, यस सर। मैं एक फंक्शन बोल रहा हूँ, कोई भी फंक्शन ले लो, e टू दी पावर जेड अपॉन, मैं एक क्वेश्चन ही ले लेता हूँ ना, चलिए एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, दूसरा क्वेश्चन बोल, इसी सर्कल में यही रखूंगा, और दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरा क्वेश्चन सेकंड, मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ मेरे पास है जो फंक्शन है वो है e टू दी पावर जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस वन, जेड माइनस, ठीक है, और वेयर सी इज द क्लोज, वेयर कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, सब हटा दो, इसका मतलब ये कि है लैंग्वेज लिखने को, वेयर सी इज दैट जेड इज इक्वल टू वन, सर्कल वही है, सब कुछ वही है बेटा, सर्कल, ऐसा सर्कल कभी ड्रॉ किया है आपने, मुझे यहाँ एक सर्कल ड्रॉ करना था, इसमें सब में मुझे कर्व बनाना था, मैं बनाता हूँ जरा कर्व, आप देखिए कोई इमेज कहाँ से आएगी, इंसर्ट और पिक्चर आर्ट, पिक्चर आर्ट पे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, नहीं ये पिक्चर आर्ट नहीं, मैं यहाँ से जाता हूँ शेप्स पे जाते हैं, यस सर, फ्लेक्स में निकाल। ये मैं हेलो, यस सर। अब ये बेटा मैंने, मेरे पास कोई और शेप नहीं थी, ये आड़ी टेढ़ी हो सकती है, जरूरी नहीं कि ऐसी शेप होगी, ये आड़ा टेढ़ा हो सकता है, कहीं और खिंच सकता है क्या आड़ा टेढ़ा मुझसे, हाँ? और यहाँ क्या है, अब मैं क्या कहूँ, कैसे इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करें क्या, एरो कहाँ से इंसर्ट की जाएगी, एरो इंसर्ट और शेप हो गया, कलर कहाँ से लिया जाएगा पता नहीं कहाँ से, मतलब चलो खैर मैं फिलहाल बात मान ले रहा हूँ ये बेटा कर्व है सी, इसको बोल देते हैं सी कर्व, और इंसर्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट कहाँ, टेक्स्ट नहीं आएगा इसमें कहीं, टेक्स्ट बॉक्स, या किया हटा, ठीक, ये क्या है, इस कर्व के ऊपर लिखने वाला था मैं सी, सी कर्व, ये सी नीचे आ रहा है, ये ऊपर नहीं आ रहा, यहाँ ना, यहाँ आना चाहिए, हटाओ,
मतलब इस तरह का क्लोज कर दो बेटा। मैं आपको ये और बना सकता हूँ, कर इंसर्ट कर लें और शेप्स पे कर लें। यहाँ ये क्या लाइन है, वैसे फ्लो कर्व नहीं आता इसमें, ऐसे ही आड़ा टेढ़ा बना है। ये इस तरह का क्लोज कर दो तो बेटा। शेप खैर फिलहाल मेरे से नहीं बन पा रहा है वो, और मैं देखूंगा कहीं से मुझे कुछ और ऑप्शन मिल जाए। ये कुछ नहीं, ये लाइन ही आ रही है, अजीब सा है। ठीक है, हेलो। मतलब फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्लोज कर्व है। अब क्लोज कर्व इसमें कहीं आ नहीं रहा है, ये कर्व कनेक्ट करें। ड्रॉ लाइंस नहीं आ सकती इसमें, ड्रॉ शेप है, ड्राइंग वाला नहीं है। पिक्चर ऑनलाइन शेप्स, शेप्स है ये, ड्राइंग नहीं है। चलो क्या छोड़ो। तो बेटा हम इस क्लोज कर्व की बात कर रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, इस क्लोज कर्व के अंदर अगर हमारा फंक्शन एनालिटिक है तो इस क्लोज कर्व के अंदर हमारे फंक्शन की इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ये कोई क्लोज सर्कल है आपका। ये जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ वो ये है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक आपको ऐसा ही कोई सर्कल, ये सर्कल दे रखा है, या तो सर्कल ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक है। यहाँ मैंने एक सर्कल ले लिया, इसका सेंटर कैसा है, ड्रॉ ए लाइन। ठीक है, और दूसरी लाइन। हाँ बेटा ये लाइन है, ये जो हमारा सेंटर है ये ओरिजिन है, और बाउंड्री पे इसकी जेड की वैल्यू है 1, है ना। जेड की वैल्यू कितनी है बाउंड्री पे, 1। तो ये सर्कल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब क्योंकि 1 जेड बराबर 1 कहाँ लाई करता है, बाउंड्री पे। इसका मतलब इस पे एक ऐसा पॉइंट है जहां फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ये फंक्शन इनफाइनाइट कब बन जाएगा ये बताओ मुझे। द फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन, अब यहाँ लिखता हूँ कौन सा, ये वाला फंक्शन is not analytic at, कहाँ नहीं है एनालिटिक, जेड बराबर 1 पे। अगर जेड बराबर 1 रखूंगा तो ये इनफिनिटी हो जाएगा। हेलो हेलो सर। तो ये हो जाएगा बेटा इनफिनिटी। अब इसमें कॉची इंटीग्रल थ्योरम के थ्रू ये 0 नहीं होगा, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये कॉची इंटीग्रल थ्योरम नहीं लग सकती। अगर ये एनालिटिक होता 1 पे, सभी जगह एनालिटिक होता इस पूरे कर्व में, तो हम डायरेक्टली फिर थ्योरम लगा जाते। समझ में आया नहीं आया? आया समझ में? अगर डिनोमिनेटर नहीं होता इसमें, यस सर, आ गया। न्यूमरेटर होता तो वो एनालिटिक हो जाता। एनालिटिक हो जाता तो क्या हो जाता, उसकी इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाती। अब क्योंकि ये नॉट एनालिटिक है तो इसमें कॉची इंटीग्रल थ्योरम तो लगेगी नहीं, लेकिन इसकी वैल्यू चाहिए हमें इंटीग्रल की। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो इस काम के लिए हमें एक और थ्योरम दी थी कॉची ने, और वो थी ये। समझ में आया? यस सर। ये थ्योरम दे रखी है, इसको उल्टा कर दो आप।
उल्टा करने का मतलब है 2 पाई आई का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो आप लिखेंगे, नीचे लिखिए, मैं बताता हूँ, पाई बाई कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैं उस फॉर्मूले को यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लिया मैंने यहाँ से, ठीक है। तो ये उल्टा हो जाएगा बेटा, मैं सारी वैल्यू को यहाँ से उठा के इधर रखूंगा, इज इक्वल टू 2 पाई आई का क्रॉस मल्टीप्लाई, आया समझ में। और अब अपने क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे, अपने क्वेश्चन में एफ जेड बराबर क्या देखा है, गिवन एफ जेड बराबर क्या दे रखा है बेटा, e टू दी पावर जेड, हाँ मिला लो ना, उसे कंपैरिजन कर लो अपने क्वेश्चन को, e टू दी पावर जेड। और a बराबर कितना दे रखा है बेटा, a बराबर a इज इक्वल टू कितना दे रखा है, a इज इक्वल टू, ठीक है। तो एफ ए बराबर कितना हो जाएगा, एफ ए बराबर हो जाएगा बेटा, ए मीन्स 1 बराबर हो जाएगा e टू दी पावर 1, है ना, हेलो, e टू दी पावर 1 हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया, ये पहले लिख देना चाहिए मुझे, ये कहाँ लिख देना चाहिए मुझे, यहाँ लिख देना चाहिए। अब बाई कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, इसमें एफ जेड के प्लेस पर रख दो e टू दी पावर जेड, ए के प्लेस पर रख दो 1, और इस पूरे फॉर्मूले में वैल्यू, ये हो जाएगा which implies that therefore, so ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, एफ जेड के प्लेस पे हो गया 1, एफ जेड के प्लेस पे हो गया e टू दी पावर जेड, और यहाँ हो जाएगा आपका एफ ए बराबर हो जाएगा e टू दी पावर, ये आंसर। समझ में आया नहीं आया, सर एक ऐसे आ गए हैं, तो हमारी जेड इक्वल टू बनाना। कोई बात नहीं, आराम से देखो, ये तो है मेरा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को इससे कंपेयर, लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करो, ये इंटीग्रेशन को इससे कंपैरिजन करो, तो एफ जेड की वैल्यू होगी e टू दी पावर जेड, जेड माइनस ए है यहाँ, यहाँ जेड माइनस 1 है, तो ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर कितना हो गया, इक्वल टू 1 हो गया, 1 हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, ऐसे करना है बेटा, है ना। फिलहाल मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करने का तरीका आगे फिर से बताऊंगा। एक और अल्टरनेट वे मिलता है जिसे हम कॉची रेजिड्यू थ्योरम कहते हैं, वो करनी हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मेरे लिए इनके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं और कॉची इंटीग्रल थ्योरम इंपॉर्टेंट है ना, इनको आप पढ़ लीजिए, है ना। आज मैं बस इतना ही कराऊंगा, इसके छोटे छोटे क्वेश्चन जो आप कर सकते हो वो कर लीजिएगा, ज्यादा टिपिकल में घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉची इंटीग्रल थ्योरम के क्वेश्चन डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव ही होते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन बोल दूं आपको, तो मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ देखो, और वो कुछ भी पूछ ले, सपोज इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ दिस, मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन बेटा। वो आपको एक तीसरा क्वेश्चन दे दिया मैंने, कॉची इंटीग्रल थ्योरम के क्वेश्चन बड़े आसानी से बन जाते हैं, इसलिए मैंने कॉची इंटीग्रल थ्योरम करा। हाँ बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, बताइए, हेलो हेलो, एक मिनट सर। हाँ आराम से कर लो, कोई जल्दी नहीं है मुझे, कोई जल्दी नहीं है बेटा, है ना, कोई भी हमें जल्दी नहीं है, आराम से कर लो।
फिर बताइए मैंने क्या होता है। मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करा देता हूँ आपको, क्योंकि अब मेरे पास टाइम है एक्सपेरिमेंट का। e टू दी पावर z z माइनस 1 रहने दीजिए और यहाँ कर दीजिए z माइनस। हेलो, हेलो, ओमवीर, ओमपाल, यस सर। हाँ बताओ पहले का आंसर। अगर केवल न्यूमरेटर में z है और डिनोमिनेटर कुछ है ही नहीं, तो न्यूमरेटर वाला z वाला हमेशा हर जगह एनालिटिक होता है, कोई भी रीजन हो। अब रीजन कुछ देता क्या फर्क पड़ रहा है, केवल न्यूमरेटर है ना, तो दैट विल बी द एंटायर फंक्शन। एंटायर फंक्शन हमेशा मतलब हर जगह एनालिटिक होते हैं। जब हर जगह एनालिटिक होते हो तो उस रीजन में भी एनालिटिक होंगे। इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम। आई समझ में बात? यस सर। हाँ। दोबारा अब बताना सर जरा। अरे बेटा, जिसमें केवल न्यूमरेटर न्यूमरेटर होता है जेड की फॉर्म में, कोई भी फंक्शन हो, जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड माइनस 1 जेड, केवल न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो ये कभी इंफिनिटी बनेगा ही नहीं। कभी बन सकता है इंफिनिटी ये? नो सर। हाँ, तो अब ये इंफिनिटी नहीं बनेगा तो एंटायर फंक्शन हो गया। एंटायर फंक्शन हो गया, तो जब एंटायर फंक्शन की, अब एंटायर फंक्शन का मतलब होता है हर जगह एनालिटिक, मतलब पूरे इनफाइनाइट प्लेन में एनालिटिक, कहीं भी चले जाओ आप, तो कोई भी सर्कल बना दूं उस सर्कल में भी एनालिटिक होगा ये। भाई ये सर्कल एक छोटे से सर्कल हुआ, मैं तो इनफाइनाइट सर्कल की बात कर रहा हूँ, सब में एनालिटिक है। एवरीवेयर एनालिटिक का मतलब होता है हर जगह एनालिटिक। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो जब वो हर जगह एनालिटिक है तो सर्कल में भी एनालिटिक होगा, और जब सर्कल में एनालिटिक होगा तो इस सर्कल में इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम 0। क्या हो जाएगी? 0। वेरी गुड। अब अगले की बात करें, अगला किस पॉइंट पे इंफिनिटी बन जाएगा? फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, e टू द पावर z ओवर z प्लस 1, कहां ये इंफिनिटी बन जाएगा? जेड की वैल्यू -1 पे। z की वैल्यू -1 पे। लेकिन जो आपको सर्कल दिया हुआ है वो सर्कल कौन सा दिया हुआ है, जरा बताना मुझे पढ़ के। हाँ जी, हेलो। सेंटर एट ओरिजिन। हाँ, सेंटर एट ओरिजिन, और आधे रेडियस का सर्कल दे रखा है, हाँ, हाफ रेडियस का। हाफ रेडियस का, तो ना तो वो 1 को छुएगा ना -1 को छुएगा। जैसे पहले मैं सर्कल की बात कर लूं, ये सर्कल है, और अगर मैं इसमें लाइन इंसर्ट करूं, देखो एक तो एक्चुअली क्या है ना, यही ऐसे प्रॉब्लम है। हाँ, सर, जब उसका अब रेडियस हाफ होगा तो उस पे जेड की वैल्यू 0 हो रही है। अरे बेटा, जेड की वैल्यू 0 कहाँ हो जाएगी? -1 तो लाई कर नहीं रहा ना सर्कल के अंदर, ना सर्कल की बाउंड्री पे आ रहा है। आ रहा है क्या है? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप बस देख लो, मैं 1 सेकंड में बता रहा हूँ आपको, समझ लो आप। देखो बेटा, ये बीच में तो है 0, है ना, और रेडियस का मतलब होता है 0 के उतना ही इधर आधा लेगा, उतना ही इधर आधा लेगा। कंपास भरते हो ना आप, आधा आधा लेगा, तो वो आधे का मतलब ये होगा कि मैं इस लाइन को थोड़ा बड़ी कर दूं, जिससे कि ये आपकी समझ में आए।
ठीक है बेटा, पहली चीज तो आप ये नोट कर लीजिए कि एक्स एक्सिस पे जेड बराबर रियल वैल्यू आती है। हेलो हेलो, यस सर। हाँ, वी रिप्रेजेंट रियल जेड ऑन एक्स एक्सिस, लिख लीजिए नोट में, नोट वी रिप्रेजेंट रियल जेड ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड इमेजिनरी जेड, जेड बराबर आई माइनस आई टू आई ऐसे करके, इमेजिनरी जेड ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, अच्छा, अब उसने दिया है कि आधे रेडियस का सर्कल, आधे रेडियस का सर्कल हो गया और जीरो सेंटर है उसका, तो जीरो पर से आपने कंपास खींचा, कि जीरो पर रखा, जीरो पर कंपास रखा और आपने आधे रेडियस का, तो वन तो बेटा यहाँ लाई करेगा, यहाँ इस तरफ कहीं दिख रहा है मेरा सर पॉइंटर, यस सर, यस सर। यहाँ लाई करेगा यहाँ, और वन या माइनस वन यहाँ लाई करेगा और वन यहाँ लाई करेगा, वन राइट हैंड साइड में और माइनस वन लेफ्ट हैंड साइड में। तो वो तो लाई किया नहीं ना अंदर, अंदर जब लाई नहीं किया वो पॉइंट जिस पे इन्फिनिटी हो रहा है, तो इसके अलावा बाकी सारे पॉइंट्स पे ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन केवल माइनस पे एनालिटिक नहीं है, बाकी सभी जगह है। तो इसका मतलब क्या होगा, केवल माइनस वन अंदर आ रहा है तब तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम नहीं लगेगी, और अगर माइनस वन उसके बाहर जा रहा है तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम लग जाएगी। समझ में आया या नहीं आया? हेलो सर ये -1 और 1 वाला भी। आधे रेडियस का सर्कल खींच सकते हैं क्या आप? हेलो हेलो, जी सर, जाएगा। आधे, एक सेकंड होल्ड कर लीजिए। अब आप इसमें भी तो कुछ होता है, इसमें शेयर करते हैं, एनोटेशन कहाँ आते हैं। हाँ, सपोज मैंने ये सर्कल खींचा है ना, ठीक है, और ये यहाँ पॉइंट है जीरो, और ये यहाँ से यहाँ तक गया, और ये यहाँ से यहाँ तक गया, ये बेटा ये हो गई, ये वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगी जेड बराबर -1 और ये जेड बराबर, ये आपका हो गया जीरो, और ये हो गया आपका आधा, और ये -1। अब मैं आपको टेक्स्ट लिखता हूँ, ये हो जाएगा जेड बराबर -1 है ना, और ये हो जाएगा आपका z इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब तो ये हो जाएगा z बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा z बराबर आधा, और ये हो जाएगा z बराबर, हाँ जी, हाँ। अब आप मुझे बताओ, ये जो सर्कल है जो आपने z बराबर आधा लिया है, क्या इसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट है जिसका फंक्शन एनालिटिक ना हो? है? हेलो, Z इक्वल टू 0 पे एनालिटिक होगा। तो इस पूरे सर्कल के अंदर तो फंक्शन एनालिटिक है। एनालिटिक तो ये -1 पे नहीं होगा, क्योंकि ये -1 पे क्या हो जाएगा मैं बता रहा हूँ, -1 पे ये इस पे नहीं होगा, इस पे है ना, एनालिटिक किस पे नहीं होगा बेटा, -1 पे। -1, ये मैं यहाँ टिक कर देता हूँ, इस पे नहीं होगा, और ये तो सर्कल के बाहर है, इसका मतलब इस सर्कल के अंदर पूरा फंक्शन कैसा होगा, एनालिटिक होगा। एनालिटिक, जी सर। और अगर सर्कल के अंदर फंक्शन एनालिटिक है तो उस सर्कल के अंदर इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाती है कॉची इंटीग्रल थ्योरम से? 0। अब समझ में आ गया? जी सर, आ गया। पक्का? पक्का सर। अगले वाला भी ऐसे ही करना, ये कहाँ एनालिटिक नहीं है, 0 पे, तो सबसे पहले आप सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे, है ना, इरेज कर दीजिए, ये सब इरेज कर दीजिए, इरेज कर देता हूँ। व्हाइट बोर्ड भी तो शेयर करते हैं, कहाँ से शेयर करते हैं भूल गया मैं एक बार व्हाइट बोर्ड शेयर कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ, ड्रॉ करता हूँ।
मैं यहाँ सर सेकंड की वैल्यू भी 0 होगी ये वहाँ फिफ्थ की वैल्यू भी 0 होगी। है ना? सर फोर्थ हाँ फोर्थ की 0 होगी क्योंकि -1 बाहर लाई करता है बेटा। ओके सर अब देखो ये सर्कल बना दिया मैंने, इसमें ये लाइन खींच दी क्योंकि जेड की वैल्यू पॉजिटिव आ रही, ये खींच दी इसके सेंटर पे यहाँ ये जेड बराबर कितना हो जाएगा 1। ये कौन सा सर्कल है, जेड इज इक्वल टू 1,0, तो ये आपका सर्कल हो जाएगा, मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, ये पॉइंट हो जाएगा आपका, ये पॉइंट कौन सा है 1,0, जेड बराबर 1, वाई बराबर 0, है ना। यहाँ आप चाहो तो मैं एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है बेटा। हेलो, और ये बेटा आपकी एक और लाइन खींच देता हूँ, ये आपकी लाइन कौन सी होगी, और ये लाइन कौन सी होगी, एक सेकंड, अब 0 जो है वो यहाँ लाई करेगा, ये जेड बराबर 0 पर, मैं टेक्स्ट दे देता हूँ, और ये होगा यहाँ जेड इज इक्वल टू 0। तो ये तो बाउंड्री पर लाई कर रहा है, यहाँ नहीं होगा, ये जेड बराबर कितना हो जाएगा 1, और ये बराबर हो जाएगा जेड बराबर 2, ये जेड बराबर 2, ठीक है। तो ये जेड बराबर 1, ये जेड बराबर 0। अब 0 कहाँ लाई करने लगा, जिस पॉइंट पे ये एनालिटिक नहीं है वो कहाँ लाई करने लगा, जेड बराबर 0 पे, बाउंड्री पे। इसका मतलब इसमें कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगेगा, कॉची इंटीग्रल थ्योरम नहीं लगेगी, 0 नहीं होगा, ये 5वां 0 नहीं होगा। समझ में आया? हेलो, हाँ सर ओके आगे सर। हाँ अब इसमें क्या है, इसमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला जो यहाँ लगाया है। ए के प्लेस पे हो जाएगा 0, एफ जेड के प्लेस पे हो जाएगा साइन जेड, है ना, ये सब लगाना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। हाँ तो ये करना हो जाएगा, सर हाँ ठीक है। चलिए और बताइए, कोशिश तो की थी मैंने पर ये गलत हो गया, मैं आधा लेना चाहता था रेडियस से, आधा लेते तो ये लाई नहीं करता पॉइंट ना, इसलिए मैंने 1 ले लिया, कोई बात नहीं, 1 लेने से या 0 आ गया ना इसके ऊपर, तो समझ में आया नहीं आया सबको? हेलो हेलो, आज के लिए बेटा इतना ही, चलिए अब कल बात करते हैं, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।